मॉर्निंग दोस्तों, मैं धीरज सर और टाइम पास के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सचिवालय के एग्जाम का डेट बहुत नजदीक आ गया और यही नहीं, आपको एसएससी जीडी का भी करीब करीब आपको डेट दे ही दिया कि जनवरी में एग्जाम होगा। इसके साथ साथ आपको एसएससी सीजीएल का भी दे दिया है। तो अब हम लोग के पास समय कम है और तैयारी बेस्ट करना है। इसके लिए हम लोग सेट का प्रैक्टिस जितना ही ज्यादा करेंगे और इसका डिस्कशन जितना अच्छा से लेंगे उतना हम लोग के लिए बढ़िया होगा दोस्त। और आप लोग को निराश नहीं होने की जरूरत है दोस्त। अगर आप लोग के पास समय 2 महीना भी, अगर एसएससी जीडी के लिए 3 महीना भी समय दिया है, सचिवालय के लिए 1 महीना भी अगर समय बचा हुआ है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए और उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप क्लास करते रहिए, क्लास से मतलब नहीं है, क्लास तो आपका रेगुलर चल रहा है, वो चलते रहेगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस रेगुलर होना चाहिए। पर डे एक सेट, आपको 1 से 2 सेट आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी आप 1 सेट कीजिए, आने वाले 2-4 दिनों में, 1 सप्ताह के अंदर मैं 2-2 सेट में करवाऊंगा। आप 2-2 सेट पर डे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको से एक और बात बोलना चाहता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और इस पर अच्छा कमेंट्स लिखिए कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा इससे फायदा है कि नहीं है। ये सारी बातों को आपको बोलते रहना है दोस्त। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 463 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आप इस क्वेश्चन को समझने के पहले मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ताकि इस कॉन्सेप्ट पर जो भी क्वेश्चन पूछे, कभी 5, कभी 3, कभी 2, आपको अगर ये क्वेश्चन में बता दूंगा सिर्फ, तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो आपका इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन बने पूछेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्त। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कभी 2 से, कभी 4 से, कभी 10 से, कभी 20 से, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो इसके लिए क्या कीजिएगा? जैसे मैं क्वेश्चन में पूछ दूं, अब इस क्वेश्चन को कुछ देर के लिए छोड़िएगा। अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछ दूं कि 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 2 से विभाज्य हो, तो आपके दिमाग में बात आएगा कि 1 अंकों की संख्या स्टार्ट होगा कहां से? 1 से। 1, 2, 3, 4 डॉट 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 9 और इसके बाद क्या है? 10। अगर ये 10 आया तो यहां पे आपके मन में एक बात आएगा कि सर यहां पे जो 10 है वह 1 अंकों की संख्या नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है दोस्त, तो 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9। लेकिन आप बताइए, 1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 9 है, क्या वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा? नहीं होगा। तो आखिर वह संख्या कौन होगा? 1 अंकों की वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सबसे पहले 1 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या को लीजिए और इसमें 2 से भागा दीजिए। 2 चौका 8 और यहां पे शेष 1 बचेगा। अगर यह 1 नहीं होता तो 1 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होता। ये नहीं होता तो नहीं होने का मतलब प्लस की माइनस, यानी 1 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या 9 है, इसमें से जो शेष बचा है उसको माइनस करेंगे और ये बचेगा 8। यानी 1 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या 8 है जो 2 से पूरा कट जाएगा। अब पूरा कटेगा तो इसमें शेष पर क्या बचेगा? 0। अब उसी तरह से अब क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो यहां पे 5 को मैं क्या लिखूंगा? 9। 5 को मैं 9 लिखा और इसमें किससे विभाज्य होना चाहिए? 463 से। संख्या कुछ भी दे देगा, किसी भी संख्या से विभाजित करने की बात कर देगा, तो जिससे भी बोलेगा उससे आप यहां पे भागा दीजिएगा 463 से। आप बताओ यहां पे कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो 2 बार में जाएगा तो 2 3 6, 2 6 का 12, हाथ में लगाएंगे 2 चौका 8, 1 क्या? 9, 9 से 26। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और यहां पे ये कट जाएगा। अब बताइए इसके बाद ऊपर से कौन उतरेगा? ये 9 जब उतरेगा तब यहां पे 463 से भाग देना है। 2 बार में नहीं, 2 बार में ये आपको 800 से ज्यादा आ जाएगा, लेकिन कितने बार में जाएगा? 1 बार में। 1 बार में जाएगा तो 463 यहां पे शेष बचेगा 6। ये आपका 3 में से 6 भागा नहीं जाएगा तो आगे से एक हासिल लेगा तो 13 में से 6 जाएगा, कितना? 7। ये आपका 6 में से 4 जाएगा 2। ऊपर से क्या उतरेगा? ये 9। अगर ये 9 उतरेगा, अब इसमें भाग देना है किससे? 463 से। तो कितने बार में जाएगा? तो यहाँ पे एक आइडिया लगाइए, 46 463 गुने 5। आप एक बार 5 से गुना करके देखिए, अगर 2769 आ जाए, ये इससे कम आना चाहिए, तो 5 से गुना कीजिए। तो 5 से 15 के 5, हाथ में लगा 1, 5 6 का 30 और 1 कितना? 31, 3 5 का 20 और 3 क्या? 23।
अब बताइए यहाँ पे जब घटाइएगा तो 9 में से 5 जाएगा कितना 4, 6 में से 1 जाएगा 5 और 7 में से 3 जाएगा क्या 4, ये कट गया, यानी 454 बच गया। ये 454 अगर नहीं होता तो ये 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या आपने लिया था, ये 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या, ये इससे पूर्णतः विभाज्य होता। कब? जब ये नहीं होता, यानी यहाँ पे 0 आता, लेकिन यहाँ पे शेष ये बच गया, तो वह संख्या कौन सा होगा? तो कुछ नहीं करना है दोस्त, जो शेष बचा है उसको 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में से माइनस कर दीजिएगा, 454 को माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5। ये 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा 4, 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 5, ये 9, यानी 99,545 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे कॉन्सेप्ट को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन अगर डाटा बदल कर देगा, आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कभी 3 अंकों की बोलेगा, कभी 2 अंकों की बोलेगा, आपको क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है, जो भी शेष बचेगा उस संख्या में से माइनस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका एलजेब्रा का है। ये ए स्टार बी, इसका मतलब है कि इसके बीच में वह चिन्ह है जिसको सॉल्व करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए स्टार बी, यानी आप बताओ यहां पे देख लो दोस्त, ये ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। यानी यह इस कॉन्सेप्ट पर, इसको अगर ऐसे तोड़ा जाए तो इस कॉन्सेप्ट पर काम करेगा। तो वैसे ही वहां पे दिया 6 स्टार 9 है, तो सिंपल सी बात है, ए के जगह पे कितना 6 और बी के जगह पे कितना 9, तो 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू क्या 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 और 6 9 54। ये जब इसको जोड़िएगा दोस्त, इसको जोड़िएगा तो 81, 6 1 कितना 7, 8 3 कितना 11 माइनस क्या 54। अब बताइए 7 में से 4 जाएगा, इकाई स्थान 7 है, ये 4 है, तो 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 3। और ये अब बताओ 1 में से 5 नहीं जाएगा दोस्त, तो 1 में से 5 जब नहीं जाएगा तो आगे से हासिल लेगा, यह 11 बन जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, यानी वह संख्या क्या है 63 है। इसको सॉल्व करने के बाद इसी पैटर्न पर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या पहले अपने कॉपी पर उतार भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह भी क्वेश्चन आपका एलजेब्रा का है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 69। आपसे पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान क्या होगा। हिम्मत मत हारिए दोस्त, आप बोल तो रहे हैं कि हिम्मत बिल्कुल मत हारिए, आप एकदम आराम से स्मूथली आप लोग पर डे एक सेट का डिस्कशन बहुत अच्छे से लीजिए और देखिएगा 10 सेट बनाने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का होगा और आने वाले 6 महीना के अंदर आप लोग कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ ये आपके 100% ये हो जाएगा कि आपका रिजल्ट हो रहा है, आपके गार्जियन को भी आपके ऊपर विश्वास बनने लगेगा दोस्त, जब आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है और आपसे इसका मान पूछा है, तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपको लिखना पड़ेगा और ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, ये आपको याद होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पे कितना लिखिएगा आप 13, तो यहाँ पे 13 रखिएगा, तो 13 का स्क्वायर अब डायरेक्ट लिखो ना दोस्त, a प्लस बी प्लस सी के जगह पे कितना 13, तो 13 की जगह 13 का स्क्वायर कितना 169। अब बच्चे तो नहीं है आप लोग ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पे कितना 69 और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए। और ध्यान से लिखिएगा ये आप 69 जब इधर आएगा तो 169 में से 69 माइनस होगा तो क्या बचेगा 100 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए। आपको इसका मान निकालना है, तो 2 से घटाइएगा तो ये कितना आएगा 50, यानी ये आपका a प्लस बी, यहाँ पे लिख सकते हो कि a प्लस ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए इक्वल टू कितना है 50। ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा 10। अगर मुझे बनाना होता तो मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू को रखता और इसका मान एक ही लाइन में निकाल देता। मैं आपको भी ऐसे ही बनाना है, बस ये मैंने बोला, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। जब भी आपसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछेगा आप इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना दोस्त। इस क्वेश्चन में याद रखने वाली बात और जानने वाली बात बस यही है, जो ये कॉन्सेप्ट को जानेगा ये क्वेश्चन बनाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक घनात्मक संदूक। घनात्मक संदूक का मतलब होता है घन के आकार का होगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होगा। और जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जब भी ऐसा घन, ऐसा क्यूब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होते हैं, उसमें सभी भुजाओं को समान माना जाता है और उस घन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वह ए क्यूब होता है। तो घन का आयतन आपको 13.824 है। यानी इस घन के आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, भुजा का क्यूब ए क्यूब, ये आपको मालूम होना चाहिए था। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है घन का ए क्यूब, और ये घनाभ होता है जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। तो आपको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, ये आपको घनाभ का है, लेकिन अगर घन का होता तो ए क्यूब। इसका आयतन आपको दिया है 13.824, ये घन सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। कभी भी आयतन जो होगा वो क्यूब के फॉर्म में होता है। आपसे पूछा इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी ए की लंबाई निकालना है। अब देखिएगा दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसके ऑप्शन से आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। अब तो इधर का क्यूब जब उधर जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा, इधर का वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल, इधर का घन उधर जाएगा तो घनमूल बनेगा। तो यह a इक्वल टू ये क्यूब रूट 13.824। दिमाग लगाइएगा दोस्त, यहां पे बहुत आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, नंबर सिस्टम यदि आप पढ़े होंगे मेरे से, या आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम में आप लोग को बताया गया होगा कि अगर 2 का क्यूब, अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 1 है और इसका क्यूब कीजिएगा, 1 का क्यूब कीजिएगा, यानी क्यूब कहने का मतलब 1 को 3 बार गुना कीजिएगा, 1 गुने 1 गुने 1, तो इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा 1। और 1 का घनमूल भी कीजिएगा, क्यूब रूट भी लीजिएगा तो 1 आएगा। लेकिन आपको 2 संख्या ऐसे हैं, अगर आप बताओ 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8, और या ध्यान से सुना दोस्त, अगर 8 का घनमूल लीजिएगा तो क्या 2, या ऐसे कुछ संख्या जिसके इकाई स्थान पे 2 है, अगर उसका घनमूल लीजिएगा तो 8 आएगा। यानी ये आपको इंटरचेंज होता है, और एक आता है 3, और 3 का कितना होगा 7 होगा। यानी 2 रहेगा और उसका घनमूल, अगर इकाई स्थान पे 2 है, समझिएगा दोस्त, अगर इकाई स्थान पे 2 है तो उसका घनमूल लीजिएगा तो उसके इकाई स्थान पे 8 आएगा। अगर 8 रहेगा, अगर 2 रहेगा और इसका घन भी कीजिएगा तो 8 ही आएगा। यानी अगर 2 है तो 8 आएगा, या तो क्यूब करो या तो क्यूब रूट करो। अगर 8 है तो 2 आएगा, अगर 3 है तो 7, और 7 है तो क्या 3। लेकिन इसके अलावा कोई और भी संख्या, कोई भी संख्या रहेगा। अब इसके अलावा क्या सर, अगर आपका 4 रहेगा तो 4 रहेगा तो क्या होगा, अगर 4 का क्यूब भी कीजिएगा, आप 4 का क्यूब करके देख लीजिए ना, 4 गुने 4 गुने 4, तो अब बताइए 4 चौका 16, 16 गुने 4, 16 चौका 64। अब बताइए इसके इकाई स्थान पे भी क्या है 4 है। तो इसके अलावा, इस दोनों के अलावा अगर कोई भी संख्या रहेगा तो जो जैसा है वैसा ही उसका क्यूब रूट लीजिएगा, इसका घनमूल लीजिएगा तो इसके इकाई स्थान पे 4 ही आएगा। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, देखिए इसको कैसे आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर इसका क्यूब लेना है तो बताइए 4 इसके इकाई स्थान पर है तो इसका क्यूब लेंगे, सॉरी क्यूब रूट लेंगे, घनमूल लेंगे तो इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा 4। तो वही इसका आंसर होगा जिसके इकाई स्थान पे 4 होगा। अब बताइए इसका घनमूल निकालने पर इसके इकाई स्थान पे 4 आना चाहिए, तो यही इसका आंसर होगा जिसके इकाई स्थान पे 4 होगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसके इकाई स्थान पे 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, बस एक ही है। लेकिन आपके मन में एक बात है कि नहीं सर हमको एग्जैक्ट चाहिए, तो एग्जैक्ट निकालने का भी तरीका बता रहा हूं। इसका तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बिछा रहा हूं। अब जब भी आपको इसका घनमूल निकालना तो आप पहले संख्या को लिखिए 13,824, और इसके इकाई स्थान को पकड़िए। इकाई स्थान पे 4 है, आपके दिमाग में बस यही बात होना चाहिए कि 2 रहेगा तो 8 होगा, और 8 रहेगा तो 2। अभी मैंने बताया कि 2 रहेगा तो 8, और 8 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 7, और 7 रहेगा तो क्या 3। बस यही 2 को चेंज होगा, इसके अलावा कोई भी रहेगा। अगर 4 है तो क्या 4। और अगर क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो अंतिम से 3 अंक का जोड़ा बना दीजिए। आपने अंतिम से 3 अंक का जोड़ा बनाया, अब क्या बच गया बेचारा 13। अब ऐसा संख्या लीजिए जिसका क्यूब करने पर या तो 13 आ जाए या तो 13 से कम आए। अब बताइए ऐसा कौन सा संख्या है, अगर कोई लड़का 3 लेगा तो 3 का क्यूब कितना 27।
आप 18 से ज्यादा, सॉरी 13 से ज्यादा हो जाएगा तो आप 2 लीजिए। 2 का क्यूब कितना, 2 दूनी का 4, दूनी का 8, यानी अगर ये 13 आ जाए, 13 से कम है तो वह संख्या क्या होगा, 24 होगा। लेकिन यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल है तो क्यूब रूट लेंगे तो 1 अंक के बाद डेसिमल जाएगा, यानी 2.4 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, इसको घनमूल लेकर भी बना सकते हैं। मैंने आपको क्यूब क्लास में क्यूब के बारे में पढ़ाया था, क्यूब रूट के बारे में पढ़ाया था, वर्गमूल के बारे में पढ़ाया था, वर्ग के बारे में पढ़ाया था। वहां से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यू बनाना चाहता है। व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या होगा। अब वर्गाकार व्यू, सबसे पहले बच्चों को यह समझ नहीं आता है कि सर वर्गाकार व्यू क्या है, क्या होता है, मैं बता रहा हूं। वर्गाकार व्यू का मतलब होता है, आप यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। अगर इसमें हॉरिजॉन्टल में अगर 2 गो सैनिक को खड़ा किया, 2 गो, तो वर्टिकल में भी सैनिकों की संख्या कितना होना चाहिए, 2 गो, यानी यहाँ पे 1 गो और 2 गो। अब बताइए अगर हॉरिजॉन्टल में 2 गो खड़ा किया और वर्टिकल में भी 2 गो खड़ा किया, ऐसे और ऐसे 2 गो खड़ा किया, 2 गो खड़ा किया दोस्त, तो टोटल सैनिकों की संख्या कितना, 2 गुने 2 कितना, 4। तो यह जो व्यू बना वो कितने का बना, 2 गुने 2 का बना। अगर यहाँ पे अगर ऐसे होता है, अगर हॉरिजॉन्टल में, ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल में कितने सैनिक, 3, तो वर्टिकल में भी कितने, 3। अरे ये ऐसे 3 गो बना। तो ये व्यू यहाँ पे जो खंडा बना, आप खंडा को देखो, यहाँ पे 4 गो खंडा बना था, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कितने खंडे बने हुए थे, 4 गो खंडा बने हुए थे। इसमें 4 सैनिक थे, इसमें टोटल कितने सैनिक होंगे, 9 सैनिक। तो यह जो व्यू बना वो 3 गुने 3 का बना, 3 गुने 3 का बना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे, अगर ऐसे में फिगर बना दो, ऐसे, ये बताइए क्या ये वर्गाकार व्यू है, नहीं, ये आयताकार व्यू है। ये आयताकार है, इसमें लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम है, यानी लंबाई में ज्यादा खंडा बना हुआ है और ये चौड़ाई में क्या, कम खंडा बना हुआ है। यानी वर्गाकार व्यू में आपको जितने हॉरिजॉन्टल बनेंगे उतने वर्टिकल बनेंगे। सिंपल सी बात है, जब भी आपको वर्गाकार व्यू बोलेगा, सिंपल यहाँ पे दिमाग में एक ही बात आना चाहिए था कि इसका वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। और इसमें कुछ शेष बच रहा है, तो जब भी वर्गमूल में शेष की बात करेगा तो इसको भाग विधि से बनाएगा, यानी 36,562 इसका वर्गमूल निकालना है। और क्वेश्चन में बोला है कि बचे हुए सैनिकों की संख्या, यानी जो शेष सैनिक बचे हुए हैं, तो जब भी आपको शेष की बात करेगा तो यहां पे आप इसको पेयर के रूप में बनेगा, यानी इसका वर्गमूल निकालिएगा लेकिन भाग विधि से। तो आप बताओ यहाँ पे 3 है, आप बताओ ऐसा कोई संख्या लीजिए जिसको गुणा करने पर, स्वयं उस संख्या में गुणा करने पर 3 आए। बचपन में सीखे आप लोग, 8th क्लास में आप लोग को याद है वर्गमूल के बारे में ऐसा पढ़े हुए थे। तो बताइए यहाँ पर 1 लीजिएगा, 1 लिए तो यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या होगा 1। इसको इस लाइन के इधर वाले को जोड़ते हैं और इधर वाले को घटाते हैं, 1 और 1 कितना, 2। 3 में से 1 जाएगा कितना, 2, ऊपर से उतरेगा 65। अच्छा बताइए अब ऐसा कोई संख्या लीजिए जिसको गुणा करने पर 265 आ जाए या 265 से कम आ जाए। तो यहाँ पे अगर कोई लड़का 9 लेता है तो 9 से गुणा करेगा, 9 81 की 1 हाथ में लगा 8, 9 दूनी 18, 18 8 कितना 26, यानी 26। अगर 9 लीजिएगा 9 81 की 1 हाथ में लगा 8, 9 दूनी 18 8 26, यानी 265 से कम है। और इधर वाले को जोड़ना है, 29 और 9 कितना 38, इसमें से माइनस होगा तो आप बताइए 5 में से 1 जाएगा कितना 4, 6 में से 6 जाएगा 0, ये 0। अब जब भी उतरेगा तो ये जोड़ा के रूप में उतरेगा, ये तो अब ऊपर से कितना उतरेगा 62, 62। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे, आप यहाँ पे 2 लीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, यानी 2 लीजिएगा तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप 2 नहीं लीजिएगा। तो कितना लीजिएगा दोस्त, आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कितना 1, तो जितना लीजिएगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1 लीजिएगा तो आप यहाँ पे 381, 381। अब इधर वाले को जोड़ना है, इधर वाले को घटाना है, तो 2 में से 1 जाएगा कितना 1। अब यहाँ पे 6 है, यहां से देखिए दोस्त 6 में से 8 नहीं जाएगा तो आगे से हासिल लेगा, तो 8 8 16, ये 3 बच गया, 3 में से 3 जाएगा क्या 0, यानी कितने सैनिक बच जाएंगे 81 ऐसे सैनिक बच जाएंगे जो उस वर्गाकार व्यू में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी।
तो जब भी आपसे इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिला, यहाँ पे एक वर्ड है जिसको जानना है, वर्गाकार व्यू। वर्गाकार व्यू में यानी कहने का मतलब कि इसमें जितने हॉरिजॉन्टल में सैनिक होंगे उतने वर्टिकल में सैनिक होंगे, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन बने होंगे उतने ही लाइन आपको वर्टिकल लाइन बने होंगे सैनिकों की संख्या का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप इसका वर्गमूल निकालिएगा, जो बचेगा आंसर वहीं उतने ही सैनिक बच गए हैं जो कि उस व्यू में शामिल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु, 36 के छात्र है और इसके समूह की जो औसत आयु है वो कितना है? 14 वर्ष। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, यहां पे एवरेज आपको दिख रहा है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किया जाए, कोई एक शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर दिया जाए यानी शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। उसके औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा, इसके लॉजिक को समझिए, इसके कॉन्सेप्ट को। ऐसे क्वेश्चन में कभी ये पूछता है कि एक शिक्षक शामिल हो गए, कभी ये भी पूछ सकता था कि इसमें से एक स्टूडेंट बाहर चला गया, यानी कोई शामिल भी हो सकता है और कोई इसमें से इस ग्रुप से बाहर भी जा सकता है। तो इसमें ग्रुप में लोग शामिल हुआ, कितने शिक्षक शामिल हुआ? 1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पे लिखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट जो है वन एक्स्ट्रा मैन या तो आएगा या तो जाएगा, इसी का एज निकालना है। 1 एक्स्ट्रा मैन, जो भी एक्स्ट्रा मैन या तो आया या तो गया, इक्वल टू ओल्ड एवरेज प्लस डेल्टा एवरेज। डेल्टा एवरेज का मतलब कि उसके एवरेज में चेंजिंग, उस आदमी के आने की वजह से अगर क्वेश्चन में शामिल करेगा तो उसके आने की वजह से उसके एवरेज में कितना बढ़ा, अगर बढ़ेगा तो प्लस होगा, डेल्टा एवरेज का मान प्लस होगा, और घटेगा तो क्या होगा? माइनस होगा। और डेल्टा एवरेज का मान ये प्लस हो सकता है जब ये औसत उस आदमी के आने की वजह से बढ़ गया, और डेल्टा एवरेज का मान आपका माइनस हो सकता है जब आदमी के आने की वजह से उसके एवरेज में क्या हो गया? चेंजिंग हो गया, यानी माइनस हो गया, कमी हो गया। यानी जो आदमी को शामिल किया जाएगा और उसके एवरेज में वृद्धि होगा तो डेल्टा एवरेज आपका प्लस होगा, और जब कमी होगा तो वहां पे माइनस होगा, इनटू टोटल नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, यही आपको कंसेप्ट आना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए, 36 छात्रों के समूह में की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 को कोई छात्र का समूह है और उसका पहले से जो औसत आयु है वो कितना है? 14 वर्ष। यानी ओल्ड एवरेज आपको कितना है? 14 प्लस आने से औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी यहाँ पे वृद्धि कितने का हुआ? 1 वर्ष का। यानी जो चेंजिंग हुआ वो कितने का हुआ? 1 वर्ष का। बढ़ने के लिए प्लस की माइनस? प्लस। तो प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे +1 इंटू, अब टोटल नंबर, अब कितने नंबर हो जाएंगे? 36 को छात्र था, इसमें एक टीचर और आ गए तो टोटल नंबर कितने हो गए? 36 प्लस 1 कितना? 37। यानी यहाँ पे 37 से गुना करना है 37 से। अब बताइए यहाँ पे प्लस कीजिएगा 14 प्लस 37 एकम 37, और जब इसको जोड़िएगा तो 7 और 4 कितना? 11, 3 और 1 4, 1 5। यानी उस टीचर की आयु कितना? 51 साल। ऑप्शन नंबर बी। यानी जो एक्स्ट्रा मैन आए थे वो एक्स्ट्रा मैन कौन थे? शिक्षक थे। उसकी औसत आयु कितना? उसकी आयु कितना? 51 साल। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन 100% बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। अब मतलब 30% अंक प्राप्त किया और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका, अनुत्तीर्ण होने का मतलब फेल हो गया, और जब फेल होगा 45 अंकों से फेल होगा तो कोई भी आदमी फेल होगा तो प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए। फिर बोलेगा कि दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 45 अंक अधिक लेके आ गया। अब 42% अंक लाया तो प्रतिशत में जो ज्यादा लाएगा तो इस प्रतिशत के मान को ऊपर लिखेंगे, और कम लाता, अगर मानते हैं 28% अंक लाता तो इसको कहां लिखते? नीचे। तो 42% लाया तो इसको आपने 42% को ऊपर लिखा। लेकिन अब बताइए, परीक्षा के पासिंग मार्क्स से आवश्यक जो न्यूनतम मार्क्स है, जो पासिंग मार्क्स है, उससे कितना ज्यादा लाया? 45। तो 45 ज्यादा लाया। ज्यादा लाने का मतलब प्लस की माइनस? प्लस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको हमेशा माइनस करते हैं, माइनस कीजिएगा तो ये माइनस,
और ये माइनस है तो क्या प्लस। इसको घटाइएगा तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या प्लस। अब बताइए 42 में से 30% घटेगा कितना परसेंट, 12%, इक्वल टू ये 45 प्लस और ये 45 प्लस कितना 90, यानी 90। अब बताओ 1% का मान आएगा 90 बटे में 12, ये 1% का मान आया। अब जिसका भी मान पूछेगा आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होगा, पास होने के लिए न्यूनतम अंक। आप इसमें से किसी से भी मान निकाल सकते हैं, या तो इससे या तो इससे। अगर आपका मन कर रहा है इससे निकालने का तो 42 गुने 1% का मान मालूम है उसमें गुना कर दीजिए, लेकिन अगर आपका इससे मन है तो किसी से भी निकाल सकते हैं दोस्त। मैं लिख देता हूं 30 गुने, क्योंकि 1% का मान 90 बटे 12 है, तो 30% का मान 30 गुने 90 बटे 12। और ये माइनस में है तो प्लस होगा, और ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस। अगर आप कोई लड़का इससे निकालते हैं तो इसको ऐसे करते हैं, 42 गुने 1% का मान मालूम चल गया है, तो 42% का मान निकालने के लिए 90 बटे में कितना 12, और 1% का मान से गुना कर देंगे। और ये इसके आगे प्लस था तो क्या करेंगे माइनस 45। अगर प्लस है न्यूनतम अंक लाने के लिए माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। यहां से घटाइएगा 3 चौका, यहां पे 3 चौका 12, और ये कटेगा 10, फिर 2 दूनी का 4, 2 पांचे 10, फिर 2 से कितना 45, यानी आप बताइए 45 पांचे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 पांचे 25 की 5 2, और यहाँ पे 45 5 पांचे 25 की 5 2, 5 का 20 और 2 22, आप प्लस कितना 45, यानी जब इसको जोड़िएगा तो 225 में 245 जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 270। 270 यानी न्यूनतम अंक कितना है 270। इससे भी निकालिएगा तो आपका बन जाएगा, आपका आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का ये तरीका सबसे आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 15% का क्या देता है, छूट देता है, डिस्काउंट देता है, और इस पर 19% का लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक करेगा। कितने परसेंट का लाभ पाना चाहता है, 19% का, तो कितना परसेंट अधिक अंकित करेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक करेगा, कितना अधिक करेगा। सीपी से जो एमपी है अंकित मूल्य है वो कितना परसेंट अधिक अंकित करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना है, आप बताइए कितना डिस्काउंट देता है 15। आपको पता है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, तो एमपी पर, एमपी का मतलब क्या, मार्क द प्राइस, एमपी, एमपी पर कितने परसेंट का छूट देगा, 15% का। तो जब 15% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 85%, क्योंकि कोई भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, और जब 15% का छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 85%, इक्वल टू ये विक्रय मूल्य हुआ। कितने का लाभ कमाना चाहता है, 19% का। तो आप बताइए लाभ या हानि की गणना हमेशा किस पर, सीपी पर। मैंने पढ़ाया था, आप लोग जानते भी हैं कि सीपी पर 19% का लाभ कमाएगा तो वो कितना में बेचेगा, 119%। अरे लाभ का मतलब प्लस होगा, तो 100 में 19% को जोड़ेंगे तो 119% आएगा। यहां से परसेंट कटेगा। अब बताइए यहाँ पे परसेंट से जब परसेंट को घटा दिए तो आप बताइए यहाँ पे संख्या भी घटेगा, 17 पांचे 85 और 17 साते 119, यानी आप बताइए एमपी बटे में सीपी जो आया, एमपी सीपी को नीचे लाया तो ये 7 बटे में 5। आप बताइए अंकित मूल्य कितना 7, सीपी कितना 5। क्वेश्चन में बोला है कि क्रय मूल्य से, किसे दे दोस्त, क्रय मूल्य से। अब क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया, 2 अधिक अंकित किया, लेकिन आप बताओ तुलना किससे किया है, क्रय मूल्य से 2/5, और प्रतिशत में बताना है तो गुणा किससे, 100 से। ये कटेगा 20 5 100, 20 दूनी का 40%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्त, ए अनुपात बी इक्वल टू बी अनुपात सी हो तो ए के पावर में 4 रेशियो बी के पावर में 4 का मान क्या होगा। तो यहां पे ऐसे लिखिएगा, ए अनुपात बी, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ए बटे में बी बराबर में बी बटे में क्या, सी। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी।
ये आपका आ गया। आपसे पूछा है कि a के पावर में 4 रेशियो b के पावर में 4 का मान क्या होगा। a के पावर में 4 रेशियो b के पावर में 4 का मान पूछा है, तो आप बताइए यहां पर इसको लिखने का तरीका a के पावर में 4 रेशियो इस b को लिखा जा सकता है। आप बताइए b को कैसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे भाई पावर 4 को लिखने का तरीका, तो यहां पे देखिए a के पावर में 4 रेशियो और b स्क्वायर का मान कितना है, बोलिए ac, तो ac है और इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर। यहां से क्या कीजिएगा कि आपका कटेगा, यहां पे 4 गो a है, यहां पे 2 गो a है, तो ये कटेगा तो यहां पे बचेगा a के पावर में 2, तो इसका जो मान आएगा वो a स्क्वायर और क्या c स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपके c जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में करता है, समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे दोस्त। ए जो है अकेला किसी कार्य को, यहां पे 2 लोग हैं, ए है और कौन है, बी है। इसको 10 दिनों में करता है, सॉरी 20 दिनों में करता है ए, और बी कितने दिनों में, 25 दिनों में। सबसे पहले आप 25 दिनों में, सबसे पहले आप इसका एलसीएम लीजिएगा। आपको मैंने बताया था कि जब भी समय का टाइम एंड वर्क में जब भी समय का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आते हैं। तो टोटल वर्क कितने आएंगे दोस्त, 20 और 25 का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आपके आएंगे 100 आएंगे। अब बताइए यहां पे ए से यह 20 दिन है, इस दिन से जब टोटल कार्य में भाग देंगे तो ए की क्षमता निकलेगा, तो ए की क्षमता कितना, 5 और बी की क्षमता 4। 100 में 25 से भाग दीजिएगा 4 आएगा। तो बताइए ए की क्षमता आपका 5 आया और बी की क्षमता आपका 4 आया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन काम किए, 5 दिन। दोनों मिलकर 5 दिन। जब भी ऐसे क्वेश्चन बने पूछेगा आप एक नंबर लाइन खींच लेना। यहाँ पे दोनों मिलकर यानी ए और बी मिलकर कितने दिन कार्य किए, 5 दिन आपको कार्य किए, 5 दिन कार्य किए। तो बताइए जब दोनों मिलेंगे ए और बी मिलेंगे तो ए कितना काम करेगा, 5 और बी कितना काम करेगा, 4। तो एक दिन में ये क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, यानी ए 5 काम करेगा, बी 4 काम करेगा, तो दोनों मिलेगा तो कितना, 9 काम करेगा। 9 काम करेगा और कितने दिन तक काम किया, 5 दिनों तक। तो एक दिन में 9 काम, तो 5 दिनों में 45 काम, 45 पीस कार्य किया। अब इसके बाद क्या बोला है कि फिर बी काम को छोड़कर चला गया, फिर बी जो है काम को छोड़कर चला जाता है। अच्छा भाई यहाँ पे बी जो है वो काम को छोड़कर चला गया, यानी बी काम नहीं कर रहा, अब काम कौन करेगा, ए। तो शेष कार्य ए अकेले कितने दिनों में करेगा। अब बताइए शेष कार्य यानी जो कार्य बचा है, टोटल कार्य कितना, 100। अब कितना कार्य हो गया, 45 काम हो गया। तो 100 में से 45 हो गया तो कितना बच गया, 55। इस 55 कार्य को कौन करना है, ए करेगा। तो कितने दिनों में करेगा शेष कार्य को, तो समय पूछा है ए के द्वारा। आपको पता है कि जिसके द्वारा समय पूछेगा तो आप बताओ कितना कार्य करना है, 55 कार्य करना है। और किसके द्वारा कराना है, ए के द्वारा, यानी ए की क्षमता आपको कितना है, 5, यानी 5 से इसमें भागा देंगे, उस क्षमता से भागा देंगे, आएगा 11, यानी कितने दिनों में करेगा, 11 दिनों में। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी पूछ सकता था, यानी 11 दिनों में कार्य कर देगा। तो क्वेश्चन में यहां पे ये भी पूछ सकता था कि कितने दिनों तक कार्य चला, तो 11 दिन और 5 दिन कितना, 16 दिन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसमें कि ए कितना दिन टोटल कार्य किया, टोटल कितना दिन कार्य किया, तो 11 दिन यहां पे किया और यहां पे 5 दिन किया, 11 5 16 दिन किया। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है दोस्त, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि शेष कार्य, शेष मतलब क्या, बचा हुआ कार्य ए कितने दिनों में करेगा। तो समय का कॉन्सेप्ट पता है, समय निकालने का कॉन्सेप्ट पता है, समय निकालने का। अगर ए के द्वारा समय पूछेगा तो वर्क बटे में जो काम कराना है और बटे में ए की क्षमता। अगर बी का समय पूछता तो वर्क जो काम कराना है बी से, वो वर्क बटे में बी की क्षमता। ये कॉन्सेप्ट है, इसका मेन लॉजिक यही है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब समझिएगा, अगर अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलने का मतलब, 3/4 से चलने का मतलब
आपको मैं हमेशा बार बार बताता हूं कि जो नीचे होगा वो शुरू का समय होगा, यानी उसका सामान्य जो चाल है वो कितना है, 4 है। लेकिन अब कितना से चल रहा है, 3 से, यानी उसका एक्चुअल स्पीड है 4, लेकिन वह कितने से चलने लगा, 3 से, यानी कम से चलने लगा। इसका मतलब ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सामान्य चाल की 3/4, इस फ्रैक्शन के जस्ट पहले आप देखिए कि काके की किसका है, आगे है सामान्य चाल, यानी इसकी सामान्य चाल जो उसका एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड जो है वो कितना है, बोलो दोस्त, 4। लेकिन अब कैसे चलने लगा, अब जो चलने लगा वो कितने से चलने लगा, 3 से। ये आपका स्पीड है, ये स्पीड है दोस्त। आपको पता है कि स्पीड का जस्ट उल्टा इनवर्स, टाइम का इनवर्स का उल्टा, स्पीड का अगर इनवर्स लेंगे, उल्टा लेंगे, तो वो टाइम का रेशियो आता है। तो टाइम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3:4 आएगा। ये आपका स्पीड का रेशियो 4:3 आया, तो टाइम का रेशियो 3:4। यानी अगर वह एक्चुअल स्पीड से चलता तो समय 3 यूनिट लेता, लेकिन अब कितना लेगा, 4। अब बताओ कितना ज्यादा लेगा, कितना ज्यादा ले रहा है, 1 यूनिट। लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला है कि कितना ज्यादा लेने लगा, 20 मिनट देरी से पहुंचने लगा। अरे जितना ज्यादा लेगा वही देरी से ना पहुंचेगा। पहले 3 यूनिट में पहुंचता था, अब 4 यूनिट में पहुंच रहा है, यानी पहले 3 अब 4, तो कितना ज्यादा, कितना देरी से पहुंच रहा है, 1 यूनिट से। लेकिन आपके प्रश्न में दिया है 20 मिनट, यानी 1 यूनिट का मान 20 मिनट आया। तो आपसे पूछा है कि सामान्य समय क्या कितना होगा, सामान्य समय यानी सामान्य चाल 4 है और सामान्य समय 3 है, तो 1 यूनिट का मान 20 मिनट, तो 3 यूनिट, यानी उसका जो सामान्य एक्चुअल जो समय है वो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान 20 दिए 60, यानी 60 मिनट। ऑप्शन नंबर आपके ए जाएंगे। अगर बोलता कि अब वो कितने समय में पहुंचेगा, तो 4 यूनिट में और 20 चौका 80 मिनट में पहुंचता अब, लेकिन उसका सामान्य जो समय लगना चाहिए था वो 60 मिनट लगना चाहिए था, और अब 80 मिनट, तो बताइए कितना ज्यादा कितना लेट, 20 मिनट लेट। इसका आंसर जाएगा 60 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में, ठीक है भाई, तय करता है। तो धारा की गति क्या होगी। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। धारा की गति, नाव की चाल आपको x है, नाव की चाल x आने पे बहुत सारे बच्चे खुश होते हैं, x, खैर कोई बात नहीं। और धारा की चाल कितना है, 10 y है। अब देखिए जब धारा की दिशा में जाएगा, आपको पता है कि नाव और धारा का जब क्वेश्चन बनाए होंगे, तो जब धारा की दिशा में कोई जाएगा तो वहां पे दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, प्लस होता है। तो क्वेश्चन बोला कि 1 किलोमीटर दूरी कितना है, 1 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाएगा तो वहां पे स्पीड क्या होगा, x + y। और स्पीड का फॉर्मूला होता है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। दूरी कितना, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये दूरी आपका 1 किलोमीटर है, और समय कितना, 10 मिनट। ये किलोमीटर में और ये आपका मिनट में, तो इसको सबसे पहले घंटा में बदले। तो घंटा में बदलने के लिए इसमें किससे भागा, 60 से। जब 60 से भागा दीजिएगा तो 60 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, गुने 60, ये कटेगा, आपका आएगा 6 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। अगर धारा के विपरीत जाएगा तो इसका स्पीड होगा x - y, और उस समय 1 ही किलोमीटर जाना है, 1 ही किलोमीटर, लेकिन समय कितना लेता है, 30 मिनट। तो चाल, ये चाल है दोस्त, चाल बराबर में दूरी बटे में समय, दूरी 1 किलोमीटर और समय आपका 30 मिनट, तो 30 बटे में कितना, 60, ये कटेगा 3, और ये 3 से 2 बार में 2 कहां जाएगा, ऊपर, यानी ये आपका आएगा 2 किलोमीटर/आवर। इक्वेशन नंबर 2। अब x + y का मान, x - y का वैल्यू मालूम है, तो आपसे पूछा है धारा की गति। अब बताइए धारा की गति किसको माने थे, y को माने थे। मैंने आपको कितने बार समझाया ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना। जब भी आपको x + y का मान दे दे, x + y का मान आपको 6 और x - y का मान आपको 2 आ गया, और यहां पे y का मान निकालना है, तो y देखिए
आप प्लस वाले इक्वेशन को नहीं, आप माइनस वाले इक्वेशन को पकड़िएगा। इसमें जो माइनस में रहेगा वो छोटा वैल्यू है, और छोटा वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों का अंतर और इसका आधा, यानी अब y का मान निकालना है तो इस दोनों का अंतर 6 और 2 का अंतर कितने का, 4 का, और 4 का आधा कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर x का मान पूछता तो x आपका पॉजिटिव में है, और बड़ा वाला मान निकालना कि इस दोनों को जोड़कर 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना, 8, और 8 का आधा कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। आप इसको इसमें इक्वेशन में वैल्यू को पुट कीजिएगा, आपको सेटिस्फाइड करेगा। देखो x 4 है, y 2 है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, और 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 2। यानी आपसे धारा का पूछा था तो धारा y माने थे, तो y का मान आया 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 13। ये क्वेश्चन आपके इरिगेशन एंड मिक्सर के हैं। 36 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ पानी के किस अनुपात में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपए प्रति लीटर हो जाए। अब देखिए 36 रुपए प्रति लीटर, 36 रुपया प्रति लीटर है, ठीक है भाई, ये दूध है। किसको मिलाना है, पानी को मिलाना है। तब पानी को जब मिलाएगा तो आपको पता है कि पानी का मूल्य कितना होता है, 0 रुपया प्रति। अब आप ये बात बोलोगे कि सब बिस्लेरी का पानी तो 20 रुपया का होता है, आपको 25 रुपया का होता है, तो दोस्त उस पानी को नहीं मिलाया जाता। आप देखे होंगे कि जो दूध बेचा है वो बिस्लेरी का पानी नहीं मिलाता है। क्वेश्चन में ये बोला है सर मेरे यहाँ जो दूध देना है, ताकि जो वो 20 रुपए का पानी मिलाएगा इससे अच्छा कि वो ओरिजिनल दूध दे देगा। यानी यहाँ पे 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी के किस अनुपात में, पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पानी, ध्यान से देखिए, पानी का मूल्य कितना होगा, 0 रुपया प्रति लीटर। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण, जो दोनों का मिश्रण बनेगा उसका मूल्य आपको 28 रुपया प्रति लीटर हो जाए। तो जब भी एलिगेशन कराएंगे तो आपको पता है ये एलिगेशन आपका सही की गलत, तो आप बोलोगे सही, क्योंकि इस दोनों के बीच में इसको होना चाहिए। एलिगेशन का नियम होता है कि इस दोनों के बीच में ये इसका बीच वाले का मान होना चाहिए, और 36 और 0 के बीच में 28 होता है, तो 28 में से 0 को हटाइएगा तो 28, बड़े में से छोटे को हटाया जाता है, और इस 36 में से 28 को हटाइएगा कितना, 8। इसका रेशियो लीजिएगा तो ये 4 7 28 और 4 दूनी का 8, यानी किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 7:2 में। यानी दूध, ध्यान से देखिए दोस्त, दूध को किस अनुपात में, 7, और पानी को किस अनुपात में, 2, यानी 7:2 में। ऑप्शन नंबर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 13% सांकेतिक प्रति वर्ष 13% सांकेतिक ब्याज दर के अनुसार अर्धवार्षिक रूप में, अर्धवार्षिक यहाँ पे छमाही संयोजन है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही संयोजन रूप में ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर, यानी प्रभावी मतलब इसका इफेक्टिव जो रेट होगा वो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में आपको कितने छमाही, 2 छमाही, और यहाँ पे रेट कितना है, 13%। 13% आपको प्रति वर्ष, एक वर्ष में 13%। तो बताइए एक वर्ष में जब 13% है तो आपको पता है कि जब छमाही संयोजन होगा तो रेट आधा हो जाता है, तो रेट कितना होगा, 13/2%। और एक वर्ष में कितना छमाही होता है, 2 छमाही, यानी 2 सालों पर इसका प्रभाव निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपको पता है कि बनाने का तरीका R + R स्क्वायर बाई 100%, 100%। यानी आप बताइए दोस्त, R के जगह पे कितना, 13/2 प्लस 13/2 प्लस 13/2 गुने 13/2, और नीचे क्या आएंगे, 100, ये परसेंट में होंगे, ये परसेंट में होंगे। और अब बताइए यहाँ पे 13/2 और 13/2 जुड़ेगा, ये 13/2 और 13/2 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। अब प्लस ये आपका 169 अब बटे में 4 गुने 100, और ये परसेंट। अब जब इसको भाग दीजिएगा तो 13 प्लस जब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 × 16, और 4 × 16 और 4 दूनी का 8, और ये आपका 4 दूनी का 8 बटे में 100, और जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 13 प्लस जब 100 से इसमें भाग दीजिएगा तो ये आपका डेसिमल और 2 अंक के आगे आ जाएगा तो 0.42, और ये आपके परसेंट में है। अब बताइए इसको जब जोड़िएगा तो 13.42%।
आपके ऑप्शन होंगे। अरे इसको जोड़िएगा तो ये 13.13 आपको ऐसे और 0.42 यानी 13 प्लस 0.42 13.42%। ऑप्शन नंबर आपके डी आएंगे। यानी यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब भी छमाही संयोजन होगा तो उसका इफेक्टिव जो रेट होगा वो आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% पर होता है। यहाँ पर x और y दोनों समान है, इसलिए r प्लस आर मैंने लिखा और प्लस आर स्क्वायर बाई 100%। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आइए समझिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। 1/8 गुना वृद्धि होने का मतलब कि शुरू में उस पेड़ की ऊंचाई कितना 8 और प्रति वर्ष कितने का वृद्धि होगा 1 का। तो बताइए शुरू में उस पेड़ की ऊंचाई 8 है और 1 का जब वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 1 साल बाद 9। आपसे क्वेश्चन बोला है कि वर्तमान में ऊंचाई 64 है। अगर अभी 64 है तो 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई क्या होगी, 2 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई पूछा है तो जब भी 2 वर्ष बोलेगा तो यह प्रक्रिया 2 बार करेंगे। अगर 3 साल पूछेगा, 3 साल के बाद पूछेगा तो 3 बार करते हैं। अब बताओ 1 साल में वो 8 यूनिट का जो पेड़ होगा 1 साल के बाद वो कितना हो जाएगा 9। लेकिन 2 साल बोला है तो ये प्रक्रिया 1 बार और दोहराएंगे तो 8 से 9। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 8 64 और 9 81। ये जो होता है वो वर्तमान का होता है और ये जो होगा वो 2 साल बाद होगा। तो वर्तमान में 64 यूनिट और प्रश्न में भी दिया है 64 सेंटीमीटर। तो 64 यूनिट कितने के बराबर, 64 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब बताइए 64 का 64 हो गया तो 2 साल बाद कितना 81 यानी 81 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपके डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा दोस्त। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से देखिए दोस्त, मैंने ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को बताया था कि आप मौखिक बनाइएगा दोस्त। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, कॉल करके पूछ लीजिए ना, कॉल करके पूछ लीजिए कि वहां पे इन्वर्टर में ऐसे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, एक बार कॉल करके पूछिए। आइए दोस्त देखा जाए, थोड़ा सा इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग अपने आप को कंसंट्रेट करिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, इसके रेडियस में कितने का वृद्धि कर दिया जाए दोस्त 50%, यानी 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप खुश हो जाइए, क्योंकि किसके क्षेत्रफल में पूछा है, वृत्त के क्षेत्रफल में पूछा है। तो सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए पाई आर स्क्वायर। अब बताओ इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू आपको मालूम है उसको काट दीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या है पाई, इसको आपने काट दिया तो आर कितने बार है 2 बार, यानी रेडियस में 2 बार प्रभाव दिखाना है। और 2 बार प्रभाव दिखाने का मतलब कि अगर 50% की वृद्धि हो रहा है तो इसको आप फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं और इसको आप बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक का तरीका होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% इसके टोटल प्रभाव होंगे। अब बताओ यहाँ पे 50 प्लस 50 प्लस 50 और 50 गुने 50 बटे में 100, ये कटेंगे 2 0 से 2 0, ये 50 50 100 और 25 125%, ये इसके वृद्धि होंगे 125%। ऑप्शन नंबर ए। अगर इसको कोई लड़का फ्रैक्शन से बनाना चाहता तो फ्रैक्शन से बना सकते थे। 50% को आप बदलते हैं तो 1 बटे में कितना आता है 2। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका, अरे भाई प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, नीचे 100 आएगा तो ये कटेगा तो 1/2। इसका मतलब है कि 2 पर कितने का वृद्धि 1 का, और यहाँ पे r कितने बार है 2 बार, तो 2 बार करेंगे, 2 पर 1 का वृद्धि 3 और ये प्रक्रिया 2 बार होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेडियस 2 बार है। अगर यहाँ पे r क्यूब होता तो ये प्रक्रिया 3 बार होता। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 2 दूनी का 4, 3 3 का 9, ये शुरू में 4 है बाद में 9 है, कितने का वृद्धि 5 का, कितने पर 4 पर गुने 100, ये कितने 25 और 25 5 125%। आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले, 6 सेंटीमीटर व्यास, अगर 6 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना होगा 3 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर, किसको पिघलाया गया, गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर, अच्छा 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले तार बनाए गए। तार बनाया जाएगा, ये पतला तार बनाया जाएगा। यानी आपको जब भी तार के बारे में बोलेगा आप वहां पे बेलन को महसूस कीजिएगा, सिलेंडर को महसूस कीजिएगा और सिलेंडर को महसूस करते हुए इस क्वेश्चन को बनाएगा। त्रिज्या वाले तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी, तार की लंबाई पूछा है। यानी आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको बेलन को गोला को पिघलाया गया
तो गोला को पिघलाया जाएगा तो गोले का जो आयतन होगा, जितना गोला को पिघलाया जाएगा उसी से आपको तार बनाया गया। तो जितना लंबा लंबा तार, यानी बेलन, बेलन की बात करेगा। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा कि जब भी तार की बात बोलेगा तो आपको बेलन के बारे में समझना है। तो यहाँ पे गोले का आयतन, गोले का आयतन वॉल्यूम बराबर में तार, हमेशा तार एक बेलन के जैसा होगा, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई और इंटू आर क्यूब। आर, यहाँ पे आर कितना है, 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, दोनों को मीटर में बदलना है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको पता है कि कितना से भागा देंगे, 100 से। यानी आप बताइए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपने 100 से भागा दिया, यानी यहाँ पे ये वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब यानी यहाँ पे पावर में कितना 3, इक्वल टू बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस। अब बताओ इसमें कितना मिलीमीटर, मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को आपको पता है कि सबसे पहले मिलीमीटर को मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये आपको पता है। तो मिलीमीटर को जब भी आपको मीटर में बदलना होगा आप 1000 से भागा दीजिएगा। कितना से भागा दीजिएगा, 1000 से, यानी 1000 से भागा दीजिएगा तो 1 मिलीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है तो 1000 से भागा दीजिएगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा बताइए इस बेलन की लंबाई, ये तार की लंबाई, इसका ऊंचाई का काम करेगा। अगर बेलन की ऊंचाई का काम करेगा तो तार की लंबाई को मैंने मान लिया कितना, x। अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कटा। अब यहां पे देखिए दोस्त 4/3, 3 का क्यूब कितना 27 बटे में ये 100 का क्यूब, यानी कितना जीरो होगा 10 के पावर में, या 100 को लिखने का तरीका 10 के पावर में 2 और 3 जीरो है तो 10 के पावर में कितना 6, इक्वल टू यहां पर 1 बटे में 10 के पावर में 3 का स्क्वायर, 10 के पावर में कितना 6 इंटू एक्स। ये नीचे से नीचे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 27 और 9 चौका 36, यानी एक समान आपको 36 मीटर आएगा, 36 मीटर, क्योंकि सारा कैलकुलेशन मीटर में कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा 36 मीटर। आपको बस यहाँ पे यही दिमाग में रखना है, जब भी आपको तार के बारे में बोलेगा तो तार हमेशा बेलन के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो बेलन क्यों काम करता है, क्योंकि बेलन की लंबाई, बेलन की ऊंचाई यहाँ पे तार की लंबाई का काम करेगा। तो बेलन की ऊंचाई की जगह पर इसकी ऊंचाई तार की लंबाई का काम करेगा। यहाँ पे वैल्यू को पुट किया और ये क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या, ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। ए जो है बी से, ए जो है बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, यानी ए 5 तो बी कितना 3। अगर ए 5 यूनिट दूरी तय करता होगा तो बी कितना 3 यूनिट। आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे, बी जो है ए से 80 मीटर आगे नहीं, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, आगे नहीं होगा, ये यहां पे आपको पीछे लिखा हुआ होना चाहिए था, पीछे। यानी आरंभ में बी जो है वह ए से 80 मीटर क्या है, पीछे है, पीछे है। लेकिन आप बताओ यहां पे कितना यूनिट पीछे है, 2 यूनिट पीछे है, 2 यूनिट पीछे है। लेकिन प्रश्न में दिया है कितना मीटर पीछे है, 80 मीटर, 80 मीटर। यहां से आप 1 यूनिट का मान निकालिएगा, 40 मीटर, 40 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अंतिम जो बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु से, शुरू वाले बिंदु से कितनी दूर है, जब ए और बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं। अच्छा, यानी आपसे ये पूछना चाहता है कि अंतिम जो बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर पर है, यानी अंतिम बिंदु कितना दूरी पर है। तो अंतिम बिंदु यानी ए पहुंच गया है 5 पर, तो बी कितना पर है 3 पर, तो यानी टोटल दूरी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए। और 1 यूनिट का मान यहाँ पे कितना 40 मीटर, तो 5 यूनिट का मान, टोटल दूरी 5 यूनिट का था दोस्त, जिसमें ए आपको 5 चला और बी कितना चला 3 चला। तो बी पहुंच गया है, और सॉरी ए पहुंच गया है, बी कहां पे है 3 पर है, यानी 2 यूनिट पीछे है। लेकिन आपको यहाँ पे कितने मीटर पीछे, 80 मीटर पीछे है, तो 1 यूनिट का मान 40 मीटर आया। तो बताइए ए का मान कितना मीटर, 5 गुने 40 यानी कितना 200। यानी आप बताइए कितना दूरी पर है 200, यानी अंतिम जो बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर है। अगर आपसे मैं पूछूं कि बी कितना दूरी तय किया होगा, तो 40 दिया 120,
120। आप देख लो दोस्त, यहां पर 200 से 120 जो है, यदि ए आपको 200 चला और बी आपको 120 चला तो कितना मीटर पीछे है? 80 मीटर पीछे है। ऑप्शन नंबर आपके 200 वाले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जाएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपके 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 24 मिनट में घंटे की सुई। अब यहां पे सीखने वाली बात है, 24 मिनट में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी? तो सबसे पहले यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि घंटे की सुई कितने डिग्री, कितने अंश, अंश का मतलब कितने डिग्री घूम जाएगी। तो घंटे की सुई आप बताइए कि अंश घंटे की सुई 12 घंटे में कितने डिग्री पर घूमेगी? 360। तो 12 घंटे में, समझिएगा दोस्त, 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 12 घंटे में कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो आप बताइए एक घंटे में, ये 12 घंटे में 360 कौन घूमेगा? घंटा का सुई, घंटा वाला जो सुई है आप देखिएगा, घंटा वाला सुई टक 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 टक, यदि 12 से 1 बजेगा तो 1 घंटा पूरा नहीं घूमेगा, लेकिन 12 घंटा में वो कितना? 360 डिग्री घूम जाएगा। यानी 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगा कौन? घंटा वाला सुई, घंटा का सुई, घंटा वाला सुई। ठीक है दोस्त, तो अब बताइए 1 घंटे में कितना? तो 360 बटे में 12, 360 बटे 12, ये कटेगा कितना? 30 डिग्री। यानी 1 घंटा में वह 30 डिग्री घूमेगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि 12 बजे से अगर 1 बजे तक अगर घंटा का सुई 12 से 1 यानी 1 घंटा दूरी तय करता है तो वह कितना डिग्री कवर करेगा? तो 1 घंटा में कितना? 30 डिग्री। अगर 2 घंटा में तो 30 दूनी का 60, 3 घंटा में 30 3 90। लेकिन आपसे यहाँ पे 1 घंटा में नहीं बोला है, 24 मिनट में बोला है। तो 1 घंटा बराबर में कितना मिनट? 60 मिनट। तो 1 घंटा को 60 मिनट, 60 मिनट में कितना? 30 डिग्री। तो आप बताइए 1 मिनट में कितना? 30 बटे में 60, यानी आप बताओ 1 बटे में 2 डिग्री। यहां पे याद रखने वाला बात क्या है कि घंटा वाला सुई 12 घंटा में 360, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, और 1 मिनट में कितना? 1 बटे 2 डिग्री, 1 बटे 2 डिग्री घूमेगा 1 मिनट में, 1 बटे 2 डिग्री। अब बताओ कितने मिनट की बात कर रहा है? 24 मिनट। तो 24 मिनट में कितना? तो 24 गुने 1 मिनट में 1 बटे 2, तो 24 मिनट में 24 गुने 1 बटे 2, और ये कटेगा कितना डिग्री? 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपके जाएंगे बी। आपको याद रखना पड़ेगा कि घंटा वाला सुई 1 मिनट में कितना? आधा डिग्री घूमता है। 1 घंटा में कितना? 30 डिग्री घूमता है, और 12 घंटा में कितना? 360 डिग्री घूमता है। ये तीनों चीज आपको याद होना चाहिए। घंटा वाला सुई की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपके 20 नंबर। यदि n एक धन पूर्णांक है तो x से पावर में n प्लस a के पावर में n पूर्णतः x माइनस a से विभक्त होगा। देखिए दोस्त, जब भी आपको इसके बीच में प्लस हो, x से पावर में n प्लस a के पावर में n, और x माइनस a से विभाज्य की बात करें तो x माइनस a से अगर कटने की बात करें तो n का ऐसा कोई भी मान लीजिएगा, कोई भी मान ले लीजिएगा, कभी भी x माइनस a से विभाज्य नहीं होगा। तो n के किसी मान के लिए ये विभाज्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। कोई भी मान लीजिएगा, ये कभी भी x माइनस a से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। पूर्णतः का मतलब कि 100%, यदि पूर्णतः विभाज्य होगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ऐसा कोई भी मान n का नहीं होगा जिसमें n का मान रखने पर x माइनस a से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी, यानी n के किसी भी मान के लिए यह पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपके 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। इसमें एक लॉजिक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू a अगर हो तो ये आपके हायर पावर, स्क्वायर के हायर पावर है। तो इसके लोअर पावर का मान जब भी पूछेगा तो इसके लोअर पावर में 2 मान होंगे, एक x प्लस 1/x होगा और एक आपका होगा x माइनस 1/x। अगर हायर पावर देकर इसका मान मैंने a लिखा, और लोअर पावर का वैल्यू पूछेगा, अगर प्लस में पूछेगा और कभी माइनस में पूछ देता है तो प्लस में पूछेगा तो कुछ नहीं, a+2 और इसका अंडर रूट। अगर माइनस में पूछेगा तो a-2 और इसका अंडर रूट। अब तो इस a के जगह पर आपको क्या दिया है बोले दोस्त? 102 दिया है। तो कोई बात नहीं, यहां पर अंडर रूट 102, आपसे माइनस का पूछा है, प्लस का नहीं पूछा है। तो माइनस का पूछा है तो अंडर रूट 102 -2, और ये 100 का वर्गमूल कितना? 10। यदि x माइनस वाई का मान, x माइनस 1/x का मान कितना? 10 आएगा।
ये लॉजिक आपको याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान अगर a हो तो इससे दो वैल्यू निकलते हैं। एक आपको x प्लस 1/x का भी पूछ सकता था और x माइनस 1/x का भी पूछेगा। अगर प्लस का पूछेगा तो a प्लस 2 अंडर रूट और यहाँ पे a माइनस 2 और इसका होल अंडर रूट, यानी आप इसका मान निकाल सकते थे। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का यही कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 22, अब यहाँ पे देखिएगा sec 5a इक्वल टू cos a माइनस 30 हो तो 5a न्यून कोण हो तो a का मान पूछेगा। तो जब भी आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि साइन a बराबर में cos b, आपका tan a बराबर में cot b और sec a बराबर में cosec b। अगर जब भी साइन cos के बराबर, tan cot के बराबर और sec cosec के बराबर भी दे दे तो इस दोनों के एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। अब तो sec किसके बराबर है? cosec के बराबर। sec किसके बराबर? cosec। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा दोस्त कि जब भी sin cos के बराबर में दे दे, अब a के जगह पे कुछ भी दे सकता था, b के जगह पे कुछ भी दे दे, यानी sin और cos आपस में बराबर दिख जाए तो उसके एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ पे sec और cosec बराबर है तो इसके एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी 5a प्लस a माइनस 30 डिग्री इक्वल टू हमेशा 90 डिग्री होगा दोस्त। तो आप बताइए 5a और a कितना? 6a और 30 उधर जाएगा तो 120 और यहाँ पर a का मान आएगा 6 से कटेगा कितना? 20 6 का 120, यानी a का मान आपको 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, दिए गए चित्र में ए बी AC के बराबर है। ए बी जो है AC के बराबर, ठीक है भाई, ए बी और AC आपको बराबर है। तो जैसे ये दोनों साइड बराबर हो गया तो यह एंगल 50 है तो इस एंगल को भी कितना? 50। डायरेक्ट लिख दीजिए कि जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो इनके आमने सामने के एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो आपने तुरंत इसको लिख दिया कि ये 50 है तो ये भी 50 है। उसके बाद बोला है कि AM BC पर लंब है। अच्छा, AM जो है किस पर लंब है? बोलिए BC पर। ये AM जो है वो BC पर लंब है, इस पर लंब है तो लंब है तो ये कितना? 90 और ये भी कितना? 90। ठीक है भाई, लंब है तो MAB का मान, MAB इस एंगल का मान निकालना है। आप देखिए यह एक छोटा सा त्रिभुज बना जिसमें यह 90 और ये 50 है तो 90 50 कितना? 140। तो यह एंगल कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो 90 और ये 50 140, तो ये कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपके जाएंगे बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 क्या? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, किसी वृत्त में AB तथा BC दो जीवाएं हैं। AB तथा BC, अच्छा AB या AB है और BC दो जीवा है। ठीक है भाई, BC दो जीवा है। प्रत्येक बिंदु O से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, या O से यह भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यह भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है भाई, AB का मान आपको 8 दिया है। AB का मान कितना दिया है? 8। AB का मान आपको 8 दिया है तो आपसे पूछा है कि BC का मान क्या होगा। एक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक को समझिएगा। जब भी किसी वृत्त में सेंटर से दो जीवा है अगर समान दूरी पर हो, ये जीवा अगर AB है और ये CD है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और ये सेंटर O है, अगर सेंटर से जीवाओं की दूरी अगर समान हो, अगर यह आपको 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है तो ये जीवा और ये जीवा दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी। यानी अगर यहां से यहां की दूरी 3 है और यहां से यहां की 3 है तो सेंटर से इस जीवा की दूरी और सेंटर से इस जीवा की दूरी अगर समान है, दूरी समान है तो ये दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में समान होगा। अगर यह 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। ऑप्शन नंबर सी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजक, तीनों एंगल का समद्विभाजक किसी भी त्रिभुज के, मैं इस क्वेश्चन को पहले के सेट में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, मैंने समझाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक, इस एंगल का समद्विभाजक, बाइसेक्टर, इस एंगल के बाइसेक्टर और इस एंगल के बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको अंतः केंद्र बोलते हैं, उसको इन बोलते हैं, इन सेंटर। ऑप्शन नंबर जाएंगे बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्त, क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन जो थे सेट नंबर 7 के डिस्कशन हुआ। आप लोग इसके हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा और उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा।
आप देखिएगा जब 10 सेट बनाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। और देखिए इससे मतलब नहीं कि ये सेट आपका सचिवालय का है, कि एसएससीजीडी का है, कि आपके सीजीएल के है, कि सीपीओ के है, मतलब इससे नहीं। आपके मैथ के क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने सारे दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।